हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल हैदर एजुकेशन ग्रुप में। आप फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अपने ही टीचर अली हैदर सर से। आइए आज हम एक नया चैप्टर को लेकर आए हैं आपके सामने में, जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले सीबीएसई का टर्म 2 एग्जामिनेशन और बिहार बोर्ड का भी एग्जाम बहुत ही करीब है। और बच्चे का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि सर आप प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो लेके आइए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में। तो आज मैं आप उन सभी बच्चों को खुश करना चाहता हूं कि आप इलेक्ट्रिसिटी से आज इंजॉय करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा, आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा। किसी भी तरीके का आपका कन्फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी में नहीं रह सकता है। लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आपको बोर्ड पे पॉइंट दिख रहा होगा, एक एक पॉइंट करके हम क्लियर करेंगे आपका, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। जब तक आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो आपका जो पॉइंट है वो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको भी मालूम है कि इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा है मॉडर्न टाइम्स के अंदर में, क्योंकि आज जो बच्चे दिल्ली शहर जैसे शहर में या बहुत बड़े शहर में, मुंबई और कोलकाता और जैसे शहर में रह रहे हैं, या विलेज में भी, रूरल एरिया में भी बच्चे जो आप रह रहे हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारा डिस्कनेक्ट होता है, लाइट कट जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो जो मोबाइल चार्ज नहीं होता उनका, वो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से होता है। टेलीविज़न बंद हो जाता है, हीट अभी ठंड के मौसम में हीटर गीज़र सब बंद हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम आज के मॉडर्न टाइम्स में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही हम सारी चीज़ आज की दुनिया में चल रही मॉडर्न टाइम्स के अंदर में। अब तो गाड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी से आ गई, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो चार्ज का जो फ्लो रेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम चार्ज को समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है ना दो तरीके का होता है बेटा मेरे। तो चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। तो एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज। आप चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज। दो तरीके का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज। आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो किस तरह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज और फ्लो कैसे होता है, तो याद रखना आप कि जो चार्ज का जो फ्लो होता है ना, वो हायर से लोअर की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। हमेशा हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अगर आपको एक एग्जांपल लेकर अगर हम समझाते हैं तो ये समझ लीजिए, ये वाटर कंटेनर है, दो ग्लास है। इस कंटेनर में यहाँ पे हमने होल कर दिया है, इसमें आपके वाटर हैं और इसको पाइप से ज्वाइंट कर देते हैं। एक पॉइंट से पाइप से ज्वाइंट कर दिया। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंटेनर का वाटर इस कंटेनर में आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज है, क्योंकि इसके पास भी उतना ही वाटर कंटेनर में और दोनों का जो लेवलिंग है वो सेम है, दोनों फुल चार्ज है, चार्ज जो है दोनों का इक्वल है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि अपोजिट सिमिलर चार्ज जो होता है वो क्या करता है, लाइक चार्ज, सिमिलर चार्ज को ही हम लाइक चार्ज करते हैं, और लाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है, रिपल करता है एक दूसरे को। क्या करेगा? तो आपको याद होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर चार्ज क्या करेगा, सिमिलर चार्ज जो होगा वो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा चार्ज के बारे में। तो यहां जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर हम इस कंटेनर को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दें, यहां शिफ्ट कर देते हैं, और पाइप को हम यहां से जोड़ दे रहे हैं।
अब क्या होगा, इसका पानी जो होगा इसके अंदर में फ्लो करने लगेगा। तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में जो चार्ज फ्लो करता है वो जो हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको चार्ज करेगा, हमेशा अपने लो चार्ज इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर में फ्लो करेगा। आपने देखा होगा कि बचपन में बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बर्थ बच्चे होते हैं, बेबी बॉय बेबी गर्ल जो होते हैं, उनको मम्मी निपल से दूध पिलाती हैं। तो दूध वो जब हम उसके मुंह में दूध डाल रहे होते हैं तो कब तक अपने अंदर में दूध लेता है, या खाना जो भी खाना खाने लायक होता है वो, तो वो उस खाता रहता है। एक टाइम होता है कि वो मुंह को फेरने लगता है, इधर से इधर इधर से इधर। क्या मतलब वो ये डिफाइन करना चाहता है कि जो उसका जो पेट है, जो उसने खाना जितना उसको रिक्वायरमेंट था उसने खा लिया है, अब वो खाना नहीं चाहता है। तो माँ लोग होती है वो कहने लगती है कि नहीं बच्चा तो खाना ही नहीं खा रहा, वो चार्ज हो चुका होता है, इसलिए वो खाना की तरफ से मुंह फेरने लगता है, क्योंकि बोलने वाला तो होता नहीं है तो कि वो बोल के मना कर दे। तो इसलिए वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे कि वो बच्चा मुंह जो फेर रहा है वो किस वजह से फेर रहा है। तो वो चार्ज हो गया है ऑलरेडी, जितना उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी वो उतना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए वो अपने मुंह को फेर रहा है, क्योंकि वो लिविंग थिंग है। लेकिन हम मोबाइल फ़ोन को अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन को काफ़ी लोग करते क्या है कि नाइट में सोते टाइम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कनेक्ट करके और सो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो हमारे बोर्ड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहता है उसके अंदर में और उसको चार्ज कर देता है। जब फुल चार्ज कर देता है फिर भी इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो होता रहता है। एट द टाइम उस टाइम क्या होता है कि इतना इलेक्ट्रॉन जब उसको फुल चार्ज कर देता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, रुक जाता है। इसलिए नहीं तो अगर ज़्यादा उसमें के अंदर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा तो जो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जो बैटरी होती है वो ख़राब होने की चांसेस रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फ़ोन को देख कर चार्ज करना चाहिए कि हमारा फ़ोन कितना चार्ज हुआ। उसको जब चार्ज हो जाए फुल तो उसे जो हमारा चार्जर पिन है उससे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। देन हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर कि व्हाट इज कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो आपको मैं समझा दूं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा उसे हम कंडक्टर कहेंगे, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक बॉडी, ये प्लास्टिक बॉडी आपका डस्टर जो आपका ये मार्कर है, ये प्लास्टिक बॉडी है, अगर हम इसे किसी प्लग में डालेंगे तो इसमें करंट नहीं लगेगा, क्यों, ये हमारा इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर में क्या होता है ऐसा, जो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है जबकि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए जो है ना, हमें दो चीज चाहिए होता है, कटायन और एनायन, यानी आयंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, आयंस की। और आयंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा कटायन, एक हमारा होता है एनायन। इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि एनायन और कटायन जब आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वहां से करता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन में होते हैं, जबकि इंसुलेटर में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आयंस के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर हम पानी की बात करें तो अगर हमारा डिस्टिल्ड वाटर है तो उसके अंदर में डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, आयंस कम पाए जाते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो ऑफ चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होता है। जबकि जो आपका वो पानी पीने वाला जो पानी होता है, बर्मा का पानी होता है या यमुना का गंगा का पानी जो होता है, जो पानी डस्ट हो, गंदा हो जिसके अंदर में, तो उसमें क्या होता है कि आयंस ज़्यादा पाए, या बारिश का पानी होता है तो बारिश का जो पानी हो, रेन वाटर जिसको कहते हैं आप, तो रेन वाटर में क्या होता है कि आयंस ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन होता है उसके अंदर में आयंस ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, आयंस पे डिपेंड करता है कि अगर जितना आयंस प्रेजेंट होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी अच्छा फ्लो करेगा। देन आपका है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स जो है वो दो तरीके के इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स होते हैं, एक हमारा स्टैटिक्स होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आपको वो समझाऊंगा, आपके सिलेबस में भी है, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट में होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर इन रेस्ट, कि जो रेस्ट में होगा इलेक्ट्रिसिटी वो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो फ्लो करेगा, जो मोशन में होगा वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, सब हम आपको डेफिनेशन आपको सारा लिखवा देंगे, तो आप डेफिनेशन का टेंशन नहीं लीजिए। जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत होगी, हमारा नोट्स ऑलरेडी रेडी है, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या कमेंट में मैसेज करिएगा, हम आपको पूरा फुल नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अभी इस क्लास में, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं आपको। आप हमारे, क्योंकि बच्चे हमारे लाइव क्लास में,
तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो डेफिनेशन नोट कर ले रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो बच्चे भी आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ा के आ रहे थे इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप हमने बताया आपको, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने आपको समझाया अभी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा रेस्ट में होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा मोशन में होता है वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जीरोक्स मशीन में जो जीरोक्स मशीन है वो हमारा क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर का एग्जाम्पल है। तो ये सब तरीके का एक एग्जाम्पल होगा आपको, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट का हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने समझा ही दिया आपको कि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ फ्लो करता है। तो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने समझा दिया पहले ही। तो अब हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों पॉइंट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आपको मैं जो भी डाउट है आपकी वो क्लियर करा सकूं। और हमारा जो कोचिंग चलाने का, जो ऑनलाइन कोचिंग चलाने का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एजुकेशन आप तक पहुँचाने का है, क्योंकि ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिस तरीके जो उनको ये वीडियो बनाने का भी मकसद हमारा यही है कि जो बच्चे हमारे बहुत सारे अभी बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास, अभी तो इस कोरोना की वजह से क्लास नहीं चल रहा है और कोचिंग भी बहुत सारी बंद है, तो हम लोग उनको वीडियो के माध्यम से उनकी क्लासेस करवाना चाहते हैं कि वो बच्चे तक हमारा वीडियो पहुँच सके ताकि उन बच्चों को फ़ायदा पहुँच सके, वो भी एक अच्छे टीचर से पढ़ सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें, आप अपने पास ही ना रखा करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो जाए। तो आप प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे मदद उठा सकें। हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हमें समझाने के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो उसको डिनोट करते हैं V से। V बराबर हमारा होता है W/Q। आपको मैं फॉर्मूला से ही डेफिनेशन समझा दूंगा कि हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन बाय चार्ज होता है। क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय चार्ज, टोटल वर्क डन बाय चार्ज कि वर्क, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि वर्क डन कितना हुआ और चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, Q से। Q जो होता है हमारा क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, Ne के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू होता है Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को आपकी वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो मैंने आपको अभी कूलम्स लॉ जो पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कूलम्स क्या होता है, क्योंकि चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो E बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो आपको Q इज इक्वल टू Ne होगा, V बराबर हमारा क्या होता है W/Q, टोटल वर्क डन बाय चार्ज। टोटल वर्क डन जो होगा वही हमारा पोटेंशियल, टोटल वर्क डन बाय चार्ज जो होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि अगर हमें कोई चीज़ ट्रैवल करना है इस पॉइंट से, जो पॉइंट चार्ज Q है और एक पॉइंट चार्ज -Q है, इसका है, और यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने में ये लगा, जितना इलेक्ट्रॉन लगा उसी को हम क्या कहेंगे, V कहेंगे। कि यहाँ अगर हमारा वोल्टेज इसका 5 वोल्ट था और यहाँ जाने के बाद इसका यहाँ 0 वोल्ट था और यहाँ 5 वोल्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इसको 5 वोल्ट का, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप किसी भी काम को जब ट्रैवल, आपको मैं बोलूँ कि ये सामान को उठा के आप वहाँ रख दिए तो क्या होगा, जब आप सामान को उठाने लग जाएंगे तो वर्क डन होगा। तो जब हम वर्क डन करेंगे तो चार्ज हमारा यूज होगा। तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज लगेगा तो ये कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V नेट जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होता है, V2 - V1 होता है। तो V2 कितना है हमारे पास 5 और V1 कितना था 0, यानी कि V नेट कितना हो गया हमारा 5 वोल्ट। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन वहाँ लगाते हैं V2 - V1 इज इक्वल टू
V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W/Q। सेम फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि फर्स्ट वोल्टेज से लेकर सेकंड वोल्टेज मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जाने में हमें कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हुआ, कितना पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट हुई, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्योंकि डिफरेंस से ही आपको समझ में आ रहा होगा। और किस चीज़ का डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। एक क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। कूलम्ब्स लॉ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको रहने देते हैं, क्योंकि इस पर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमने दो फार्मूला आपको पढ़ाया है, एक V इजिकल टू W/Q, एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस पे V2 माइनस V1 इजिकल टू W/Q। इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे ओम्स लॉ की तरफ। तो आगे आते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ को अभी मैं आपको इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो आइए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको अभी हमने जो फार्मूला पढ़ाया है पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो आपको मालूम है कि एसआई यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वो वोल्ट होती है। एसआई यूनिट आप पहले इसको याद भी रखेंगे आप, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम मेजर करते हैं वो वोल्ट मीटर से करते हैं। अब वोल्ट मीटर जो होता है ना आपस में हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ये भी आपको याद रखने की पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट होता है। देन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो मेजर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर करने के लिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमेशा किस में कनेक्टेड होता है? पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में है कि हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग ऑफ चार्ज 2 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 2 कूलम्ब चार्ज को कितना वर्क डन लगेगा। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W/Q। हमें क्या क्या गिवन दे रखा है? Q दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 कूलम्ब। और वर्क डन हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। V दे रखा है, V2 दे रखा है हमारे पास कितना? 128 वोल्ट। और V1 दे रखा है हमारे पास 118 वोल्ट। हमने आपको अभी फार्मूला पढ़ाया था कि V नेट निकाल लेंगे यहाँ से। V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा? 128 माइनस 118 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? एकदम सिंपल इजी फॉर्मूला है। V बराबर क्या है आपका फॉर्मूला? V बराबर W/Q। यहाँ पे आपके पास V आ चुका है, W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका? W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V कितना है हमारे पास? 10 आ चुका है। 10 इंटू Q कितना है हमारे पास? 2 कूलम्ब। कितना हो जाएगा वो W? 20। अब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया। देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कि 118 वोल्ट से टू अ पॉइंट 120 वोल्ट तक सप्लाई कितना, इतना हमें वोल्टेज तक पहुंचाने के लिए वर्क डन कितना लगेगा? तो कितना लगेगा? 20 जूल लगेगा। और इसी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है इसी को आपको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेट अस स्टार्ट वन अनदर क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे आप क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको मैं करवा दूँ, लेकिन आप उससे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। क्योंकि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज का मतलब क्या कह रहा है? Q हमारे पास कितना दे रखा है? 1 कूलम्ब। और यहाँ पे हमें क्या दे रहे? बैटरी है। ये बैटरी जो है हमारा कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट की बैटरी है। यानी कि V जो है हमारे पास क्या है? 6 वोल्ट है। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे भी वर्क डन निकालना है। अभी हमने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट वर्क डन का लिखवा दिया है। वर्क डन बराबर क्या होता है? Q इंटू V या V इंटू Q। आप इसे V इंटू Q लिख सकते हैं या Q इंटू V लिख सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 ऑफ जूल। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ओम्स लॉ को पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ पे फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। आइए हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। हमने आपको अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अब हम ओम्स लॉ को पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और समझना इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं
डिफिनेशन क्या है हमारा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कि जब कंडक्टर से कोई करंट फ्लो करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अक्रॉस इट एंड्स इज कॉल्ड ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो करेगा अक्रॉस, करंट जो फ्लो करेगा थ्रू अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को अभी आपने दिखा था कि किससे हम डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी से, तो वाइस वर्सा से वी क्या है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई से। तो वेयर इसमें जो आर जो होगा हमारा कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, इसमें आर कांस्टेंट होगा, और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आर आएगा, तो यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, और ये हमारा क्या होता है, आर रेसिस्टेंस होता है। और मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। थिकनेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप याद रखेंगे कि नेचर पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। और आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी बाई आई, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस और I इज द करंट। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो तीन फॉर्मूला है आपका जनरल फॉर्मूला, ऐसी तीन फॉर्मूला को आपको याद रखना है। R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, और I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। दो हमने यहाँ पे लिखा है कि दो पॉइंट है, नोट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ देखिए। और करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेसिस्टेंस के होता है। एक चीज आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे यहाँ से कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर हम पोटेंशियल करंट को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, लेकिन अगर करंट को हाफ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको करंट क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो अगर हम करंट को जब इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस आई जो होता है करंट, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेसिस्टेंस के। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि आई जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के है। वी के हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि करंट को अगर हम ड्वेल करेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वो ड्वेल हो जाएगा, और करंट को अगर हम हाफ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा, हाफ होगा। देन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेसिस्टेंस के, तो रेसिस्टेंस को जब हम डबल करेंगे तो करंट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और करंट को ड्वेल करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ओम्स लॉ का रिलेशन समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, कि ओम्स लॉ किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के पे होता है, ठीक है, जिसमें आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हमने आपको पढ़ाया अभी कि रेसिस्टेंस जो होता है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है, एक हमारा थिकनेस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और ओम्स लॉ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओम्स लॉ का यहाँ पे ग्राफ आता है कि ग्राफ क्या होता है कि ये हमारा करंट है आई, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ये आई है। तो आपने देखा होगा कि जब हम वोल्टेज 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट तक हमने ग्राफ पे प्लॉट कर रखा है, वैसे हमारा करंट है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, क्योंकि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। तो अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से जाकर मिलाते हैं, फिर इस पॉइंट को आप लाके इस पॉइंट से मिलाते हैं, तो 2 डॉट पॉइंट मिलता है आपको। फिर इस पॉइंट को अगर आप ले जाकर इस पॉइंट से मिला रहे हैं तो आपको 3 डॉट पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से तो जब आप इसको बनाएंगे तो कुछ आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो आपको यह क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से कि आपको पूरी अच्छे तरीके से ओम्स लॉ समझ में आया होगा। अब मैं
आपको ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो भी आपको चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा विद इन सेकेंड। आप क्वेश्चंस देखकर आप आंसर बताएंगे। आपको ऐसा ट्रिक्स में समझा दिया हूँ, यहाँ पे फॉर्मूलाज को इतना अच्छे तरीके से कंसेप्ट से समझा दिया कि आपको आप न्यूमेरिकल देखने में आप लगेगा यार न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, और आप लिखने से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक, आई स्टूडेंट, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलते हैं कि न्यूमेरिकल आपको ओम्स लॉ पे बेस्ड पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसे हम किस तरीके से इजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे आराम से। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन है अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसमें गिवन पॉइंट देखेंगे, आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होता है वो ट्रिक्स आपको सिखाएंगे। हम क्वेश्चन को 4 वोल्ट बैटरी कि कोई सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जो 24 वोल्ट बैटरी से ज्वाइंट है एंड रेसिस्टर ऑफ 60 ओम, और एक रेसिस्टर, तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा वो हमें सर्किट में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन पॉइंट लिखते हैं। इसके क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, जब दे रखा है हमें V दे रखा है, V कितना दे रखा है 24 वोल्ट, और हमें R दे रखा है 60 ओम दे रखा है। फाइंड क्या करना है, करंट। आपको करंट फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको क्या मालूम है, V मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और R मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट डिफाइन करना है यहाँ पे। तो इजी फॉर्मूला है, आपने ओम्स लॉ अभी पढ़ा है। R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। R तो आपको निकालना नहीं है, क्या निकालना है इसके अंदर में, करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, R इंटू आई इंटू आर बाई वी। तो I इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला जाएगा V बाई आर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V बाई आर, V बाई आर। डायरेक्ट करंट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आई निकाल, तो डायरेक्ट अब आप आई का फॉर्मूला लगाइएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी आपका कितना दे रखा है 24 60। तो 24 को जब 60 से आप डिवाइड करेंगे तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, और मैं भी आपको सॉल्व करके यहाँ बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर करें जल्दी। बच्चे ने सही आंसर बताया, 0.4 एम्पियर होगा इसका कैलकुलेशन। जब आप करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने कैलकुलेट किया है 0 एम्पियर आया इसका आंसर। तो आपको करंट आ चुका है, करंट कितना आ गया, आई इज इक्वल टू आपका आ गया 0.4। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, याद रखिए, यूनिट लगाना आप कभी नहीं भूलेंगे कि करंट के सही। आपका जो करंट आ गया वो कितना आ गया 0.4 एम्पियर। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं तो ये आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप जल्द से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें फटाक से, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आपको क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके अंदर में ड्रॉ कर रहा है करंट ऑफ 3.4 एम्पियर का, 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एक 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन लगा हुआ है जिसके अंदर में 3.4 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। तो हम केस फर्स्ट लिखते हैं यहाँ, केस फर्स्ट क्या है हमारा, करंट दे रखा है उसके अंदर में गिवन, करंट कितना गिवन दे रखा है 3.4 एम्पियर। आई जो हमारा है वो 3.4 एम्पियर दे रखा है, और हमारा जो V है वो 220 वोल्ट है। यहाँ से हमें क्या नहीं मालूम है, R नहीं मालूम है, और R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका V बाई आई। V कितना है आपके पास 220 डिवाइडेड बाई 3.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 64.7 आता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 64.7 यूनिट क्या होती है इसकी, ओम होती है। तो आपका रेजिस्टेंस आ चुका है, कितना हो गया 64.7 ओम। मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। फिर आपको क्या निकालना है, at what current will this electric iron draw when connected to supply line। कि अब हम अगर इसको 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो करंट कितना सप्लाई होगा, हमें वो फाइंड आउट करना था। तो हमने रेजिस्टेंस पता चल गया है अब हमारा, और वोल्टेज पता हो गया है 110। तो केस 2 के अंदर में क्या हमारा होगा, यहाँ केस 2 लिख लेते हैं। तो केस सेकंड हमारा क्या मालूम है, रेजिस्टेंस तो आ चुका है हमारा 64.7 ओम, और V दे रखा है 110 वोल्ट। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, I निकाल लीजिएगा, और I का फॉर्मूला क्या होता है V बाई आर। आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, I निकाला था। तो जल्द से आप I निकालिए और फटाक से मुझे आंसर सेंड करिए क्या आ रहा है, करंट कितना आ रहा है। तो करंट आप निकालिए, I इक्वल टू क्या होगा आपका V बाई आर। V आपके पास कितना है 110 डिवाइडेड बाई 64.7। फटाक से आप आंसर बोलिए, जल्द से जल्द आप आंसर से मुझे सेंड करिए। आपका आंसर कितना आ रहा है 1.7 एम्पियर आएगा आपका आंसर।
1.7 एम्पियर। तो देखा आपने स्टूडेंट, कितना ही आसान से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सारे न्यूमेरिकल को आप धीरे धीरे सॉल्व कर लिए हैं। और अब हमारा पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट रह गया वो इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सीरीज और पैरेलल, 3 टॉपिक हमारा रह रहा है। मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स और जो हमारे पेरेंट्स जुड़े रहते हैं कि आपको आपके कोचिंग सेंटर हैदर एजुकेशन ग्रुप को जामिया के 11 फैकल्टी मेंबर ने बेस्ट कोचिंग अवार्ड से सम्मानित भी किया है और उसे अप्रूव्ड किया है कि ओखला के अंदर में अगर कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 6 हो या 9th हो या 11th हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो या बीए या बीकॉम की क्लासेज होती है, तो हैदर एजुकेशन ग्रुप में जो अली हैदर सर क्लासेस करवाते हैं, उनकी फैकल्टी मेंबर जो क्लासेस करवाती हैं वो बेस्ट कोचिंग सेंटर है जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए भी। और आपको डीसीसीडी की तरफ से सेटिस्फाइड हो चुका है ये कोचिंग सेंटर। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को एडमिशन कराएं ताकि जो हमारा ड्रीम है कि हम सारे बच्चों को जो उनके सपने हैं उनको साकार करा सकें, उनमें मदद कर सकें। आप उसमें हमारी भी मदद करें ताकि हम भी आपके साथ जुड़कर आपके बच्चों का फ्यूचर बना सकें। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।